नमस्कार। टीम एजुकेशन इंडिया परिवार में मैं शेखर पांडे आप सभी भाई बहनों का खुले दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से हो रही होगी। मित्रों, जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी RO-ARO 2016 के साथ साथ यूपीपीसीएस प्री और मेंस के तिथियां घोषित कर दी गई हैं और निश्चित रूप से एक उत्साह का माहौल है कि बहुत जल्दी आपकी परीक्षाओं की शुरुआत हो रही है। इसी कड़ी में आज से मैं आप लोगों के सामने कुछ आसान से प्रश्नों के साथ लेकिन उसका विश्लेषण जटिल होते हुए आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। आज से इस काम की शुरुआत कर रहे हैं और आपके सामने जो एक टॉपिक लेकर के आज उपस्थित हुआ हूं वो है मध्यकालीन भारत के इतिहास का। प्रश्न निश्चित रूप से बहुत ही आसान है, लेकिन जब हम उनका एक्सप्लेनेशन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, उस पर जब चर्चा होगी तो निश्चित रूप से बहुत सारी नई बातों की जानकारी मिलेगी और एक अच्छा सा आपका मुकम्मल रिवीजन भी होगा। मित्रों, लोक सेवा आयोग से संबंधित जो भी परीक्षा हो उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा होती है और लगातार इतने दिनों से आप मेहनत करते चले आ रहे हैं और अब उस मेहनत को जांचने परखने का समय है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत ईमानदारी से अपने तैयारी की होगी और उन तैयारी को एक बार जांचें, परखें, रिवाइज करें, क्योंकि अब रिवीजन का समय आपके सामने उपस्थित हो चुका है। शुरुआत करेंगे कुछ प्रश्नों के साथ। मध्यकालीन भारत का इतिहास आज शुरुआत कर रहे हैं और आपके सामने है पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? भारत पर आक्रमण करने वाले पहले कौन से लोग थे? इस संदर्भ में बहुत ही आसान सा हालांकि प्रश्न है और आपके लिए बहुत ही आसान होगा उत्तर करना भी, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न देख करके उसका उत्तर कर देना नहीं है, बल्कि अब हम लोग लगातार इस पे चर्चा करते जाएंगे बारी बारी से सारे प्रश्नों पे। इसके अंतर्गत जो एक पहली बात निकल करके आती है, भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, चार ऑप्शंस हैं, अफगान, मंगोल, अरब और तुर्क। आप सारे लोग इस बात को जानते हैं बखूबी कि भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले जो मुसलमान थे वो थे अरबी लोग। भारत पर आक्रमण करने वाले पहले मुसलमान अरबी लोग थे। और भारत का इस्लाम जगत से परिचय कराने वाले कौन से लोग थे? अरबी लोग थे, क्योंकि भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले ये लोग हैं। अब एक प्रश्न बनता है कि भारत पर आक्रमण करने का कारण क्या रहा है इनका? भारत पर किस वजह से इन्होंने आक्रमण किया? तो इसका दो सिर्फ उद्देश्य देखने को मिलता है। ये अरब आक्रमण जो फिलहाल अभी देखने को मिल रहा है, एक धन प्राप्त करना। इन सारी बातों को थोड़ा सा हम समझते भी चले जाएंगे। ध्यान देंगे, भारत पर अरब आक्रमण की बात हो रही है। अरब आक्रमण, और अरब आक्रमण में पहली बात निकल करके आती है, बिल्कुल पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे, एक अच्छा सा रिवीजन होगा, कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य आपका छूटेगा नहीं। भारत पर अरब आक्रमण, भारत का इस्लाम जगत से परिचय जिनके द्वारा हुआ, तो वो परिचय जिनके द्वारा हुआ वो थे अरबी लोग। और इन अरबियों का भारत पे आक्रमण करने का उद्देश्य क्या रहा? वो सीधा सीधा है, एक तो भारत से धन प्राप्त करना और दूसरा मूर्ति पूजकों का, इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा निषेध है, जबकि हिंदू धर्म में बिल्कुल ये प्रॉपर वे में देखने को मिलता है। मूर्ति पूजकों का विनाश करना, ये दो इनके उद्देश्य थे। अब जब आक्रमण की बात हो रही है तो दूसरी बात निकल करके आती है कि पहली बार अरबों के द्वारा किस समय काल में आक्रमण हुआ। आप सारे लोग मोटे तौर पे ये जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा पहली बार आक्रमण हुआ, नहीं, उसके पहले भी इतिहास आता है। और इस आक्रमण की अगर शुरुआत देखा जाए, आक्रमण की शुरुआत देखा जाए तो 636 ईस्वी का समय काल था, जब खलीफा उमर थे। और खलीफा उमर के समय काल में, खलीफा उमर के समय काल में बंबई के पास जो थाने स्थान है वहां पे अरबियों के द्वारा एक अटैक देखने को मिला था। लेकिन चालुक्य राजवंश का शासन था और चालुक्यों ने बुरी तरह से इनके खदेड़ दिया था। तो शुरुआत अरबों की भारत पे अटैक की वो खलीफा उमर के समय काल में हो रही है और 636 ईस्वी की बात देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर दूसरी बात किया जाए, 647 ईस्वी की बात है और इस समय जो खलीफा साहब थे वो थे उस्मान,
और उस्मान खलीफा के समय काल में एक दूसरी बार अटैक भी देखने को मिलता है। इसके बाद जो आमतौर पे आप जानते हैं कि 712 का समय था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध क्षेत्र पर, अब प्रॉपर नाम आ रहा है सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया गया। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के पहले भी सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया गया। उसका सामान्य सा जो रीजन था वो ये था, तात्कालिक कारण के रूप में जिसे जाना जाता है, कि तात्कालिक कारण में कि देवल जो एक अरब सागर में स्थित बंदरगाह स्थल था, वहां के कुछ समुद्री डाकुओं ने अरबी जहाजों, जो कि व्यापारिक जहाज थे, उनको लूटने का काम किया हुआ था। और इन अरबी जहाजों को लूटने वाले डाकुओं को दंडित करने का एक आदेश चाहते थे इराक के शासक अल हज्जाज, लेकिन वो ऐसा संभव नहीं हो पाया। और एक तात्कालिक प्रक्रिया के रूप में इसी की भरपाई करने के उद्देश्य से इसी प्रकरण में अल हज्जाज, जो कि इराक का गवर्नर था, अल हज्जाज के आदेश पर ही, अल हज्जाज जो कि इराक का गवर्नर था, इसके आदेश पर ही आक्रमण की शुरुआत होती है सिंध क्षेत्र में। और मोहम्मद बिन कासिम के पहले ही 2 अटैक हो चुके थे इनके आदेश पर, एक उबैदुल्ला के द्वारा एंड एक बुदैल के द्वारा। कब की बात है ये? 711 ईस्वी की बात है। उबैदुल्ला और बुदैल, ये जो आक्रमण हुआ 711 में, ये असफल आक्रमण के तौर पे जाना जाता है, फेल था, सफल आक्रमण नहीं था। और यही रीजन था कि इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अगला अटैक हुआ 712 ईस्वी में, जो कि सफल अटैक के रूप में जाना जाता है। प्रश्न बनता भी है कि सिंध पर विजय करने वाला कौन सा अरबी था? उसका उत्तर भी होता है मोहम्मद बिन कासिम। ऊपर के दोनों जो अटैक हुए थे वो असफल थे, जबकि इनके द्वारा किया गया आक्रमण सफल रहा। कैसे सफल रहा उस पर भी बात करते हैं। एक प्रश्न और यहां पे बनता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने अरब आक्रमण के तौर पे सिंध को जीता हुआ था, तो उस समय खलीफा कौन था? कभी भी यह प्रश्न पूछा नहीं है, लेकिन कभी भी यह संभावित हो सकता है। इस दौरान जो खलीफा था, उस खलीफा का नाम था अल वाजिद से ही अनुमति हासिल कर इराक के गवर्नर अल हज्जाज ने उबैदुल्ला, फिर बुदैल और उसके बाद मोहम्मद कासिम को सेनापति बनाकर के सिंध विजय के लिए भेजा हुआ था। मोहम्मद कासिम को लेकर के 2 बात और देखने को मिलती है कि ये भाई साहब उस समय कितने वर्ष के थे? सिर्फ और सिर्फ 17 वर्ष के थे, एक बात। दूसरी बात, ये अल हज्जाज के भतीजा भी थे, तो विश्वास होता है भतीजे पे। और मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 में अटैक सिंध पे देखने को मिलता है। जो युद्ध हुआ इस समय, जो सिंध का राजा जो था उसका नाम था दाहिर को लेकर के भी एक इतिहास देखने को मिलता है। दाहिर को ही कौन से युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने हराया था? 20 जून की बात है, 20 जून 712 ईस्वी की बात है। राबौर का युद्ध हुआ था, जिसमें इस राबौर के युद्ध में ही मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को हराया था और दाहिर की इस युद्ध में मृत्यु भी हो गई थी। अब दाहिर की मृत्यु हुई, उसके बाद इनकी एक जो विधवा थी जिनका नाम था उनका नाम था ताराबाई। इन्होंने भी कुछ समय तक प्रतिरोध करने का प्रयास किया मोहम्मद बिन कासिम या अरबों का, लेकिन ये भी सफल नहीं हो पाई। और इन्होंने जौहर व्रत का पालन किया, अपनी लाज बचाने के लिए जौहर व्रत का पालन किया। और भारत में जौहर का यह प्रथम उदाहरण देखने को मिलता है। अब अगर दाहिर के
परिवार की बात किया जाए या फिर थोड़ा सा दाहिर को भी समझ लिया जाए, तो ध्यान में रखें दाहिर के पहले भी इनके पिता जो चच नाम के एक ब्राह्मण थे, इन्होंने ही सिंध क्षेत्र में ब्राह्मण वंश की स्थापना की थी। और सिंध क्षेत्र में जो ब्राह्मण वंश की स्थापना की थी, एक प्रश्न और बनता है कि सिंध की राजधानी क्या थी। तो सिंध की जो राजधानी थी वो, प्रश्न महत्वपूर्ण है ये भी, आरौर थी। आरौर सिंध की राजधानी थी। अब चच ब्राह्मण वंश की स्थापना कैसे कर पाए, तो इसका भी एक इतिहास रहा है कि 7वीं सदी की बात है। 7वीं सदी में सिंध क्षेत्र पर राय वंश का शासन था। राय वंश में एक राजा जिसका नाम था सिहरस द्वितीय को ही सत्ता से हटा करके, सिहरस जो कि राय वंश का शासक था, राय वंश की ही सत्ता समाप्त करके या सिहरस द्वितीय की सत्ता को समाप्त करके चच ने सिंध क्षेत्र में ब्राह्मण वंश की स्थापना की। सिंध की राजधानी कहां पे, अरौर। और चच की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाहिर सिंध का अगला राजा हुआ। और इसी के समय देवल बंदरगाह के समुद्री डाकुओं के द्वारा अरबी जहाजों को लूटने की प्रक्रिया हुई। और उसी क्रम में उबैदुल्ला, बुदैल, फिर मोहम्मद बिन कासिम भारत आते हैं। सिंध क्षेत्र में लड़ाई होती है, कौन सी, आपको बताया, राबौर का युद्ध हुआ। और राबौर के युद्ध के बाद ही दाहिर की मृत्यु हो गई। इनकी जो एक विधवा थी ताराबाई, उन्होंने प्रतिरोध करने का प्रयास किया लेकिन वो भी असफल हो गई। और उन्होंने अपनी मृत्यु किस रूप में कराई, जौहर व्रत का पालन करते हुए। आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्न आपका था कि निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे। तो भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले जो लोग थे वो थे अरब लोग। अरबी लोगों के द्वारा ही इस्लामी जगत से भारत का परिचय हुआ था। ध्यान में रखें कि ये पहले मुसलमान थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। कौन, अरबी लोग। लेकिन एक दूसरा प्रश्न भी बनता है कि भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम तुर्क कौन थे। तो उसका उत्तर सुबुक्तगीन हो जाता है। वो दूसरे प्रकार का प्रश्न है। तुर्क भी इस्लामी जगत के ही लोग हैं। लेकिन अगर कभी सीधे सीधे प्रश्न ये पूछा जाए कि प्रथम मुसलमान कौन थे, अरबी लोग थे। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण अरबी लोगों के द्वारा। लेकिन भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण, तुर्क भी मुसलमान है, प्रथम तुर्क आक्रमण अगर पूछा जाता है तो उसका उत्तर होता है सुबुक्तगीन। आगे आने वाले दिनों में हम प्रश्न, आगे आने वाले समय में हम प्रश्न भी देखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेना का सेनापति कौन था। तो अरब सेना का सेनापति की बात हो रही है। यहां पे आपके सामने ऑप्शंस हैं, अल हज्जाज, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन कासिम। अल हज्जाज के आदेश पर ही मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध की विजय की गई थी, राबौर के युद्ध में दाहिर को परास्त करके। आसान सा प्रश्न है। अरब सेना का सेनापति कौन था, अल हज्जाज कौन था, आपको बता दिया, इराक का गवर्नर था। और इसी के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया हुआ था और सिंध क्षेत्र को जीता हुआ था। तीसरा प्रश्न, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में या मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ष सिंध पर विजय प्राप्त की हुई थी। 712 ईस्वी, 711। कई बार लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि क्या ये 711 है, क्या ये 712 है। बिल्कुल निश्चिंत रहें, 711 में उबैदुल्ला और बुदैल के द्वारा यह आक्रमण देखने को मिलता है। जबकि 712 ईस्वी में 20 जून को युद्ध हो रहा है। 712 बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर है। 712 ईस्वी में ही ये आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा और सिंध की जीत भी की गई थी। आगे बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न, भारत पर अरब आक्रमण का साक्ष्य किस पुस्तक में मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी, किस पुस्तक में अरब आक्रमण का साक्ष्य मिलता है। 4 ऑप्शन है, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि चचनामा ही इसका सही उत्तर है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन चचनामा के विषय में या
सिंध आक्रमण के संदर्भ में कुछ अन्य पुस्तकें भी है, थोड़ा सा उसके विषय में बात कर लेते हैं। अगर चचनामा की बात किया जाए तो ध्यान से समझेंगे कि 8वीं सदी में चचनामा को मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? अरबी भाषा में। लेकिन किसके द्वारा लिखा गया था यह नहीं पता है। किसके द्वारा लिखा गया था यह नहीं पता है। मूल रूप से 8वीं सदी में ही अरबी भाषा में यह लिखा गया था। अब ये जो अरबी भाषा में लिखा गया चचनामा, इसका ट्रांसलेशन देखने को मिलता है 13वीं सदी में। 13वीं सदी में इसका इस मूल अरबी भाषा से ट्रांसलेशन किस भाषा में? फारसी भाषा में देखने को मिलता है। और फारसी भाषा में जो ये चचनामा लिखी गई, अनुदित हुई, किसके द्वारा हुई थी? अल कूफी के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा भाई? अल कूफी के द्वारा हुई थी। याद करेंगे, अल कूफी के द्वारा चचनामा फारसी भाषा में अनुदित हुई थी, जो कि मूल रूप से अरबी भाषा में लिखी हुई थी। यह तो हो गई चचनामा की बात। इसके अलावा भी, चचनामा के अलावा भी कुछ एक पुस्तकें हैं जहां से सिंध विजय या सिंध आक्रमण की जानकारी मिलती है। एक 9वीं सदी में पुस्तक लिखी गई, विद्वान का नाम था बिलादुरी। बिलादुरी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था किताब फुतूह अल बलदान। किताब फुतूह अल बलदान, जो कि बिलादुरी के द्वारा लिखी गई, इससे भी सिंध पर अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक और नाम है जिनका विद्वान है मीर मोहम्मद मासूम के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है तारीख ए सिंध। इस पुस्तक से भी सिंध पर अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो ये अगर पुस्तकों की बात किया जाए तो ये 3 सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक हैं जो कि जानकारी देते हैं सिंध पर अरब आक्रमण की। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था? सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया हुआ था? जजिया कर समझ ले। जजिया कर, कभी भी प्रश्न आएगा क्या ये कोई धार्मिक कर था? नहीं, ये कोई धार्मिक कर नहीं था। सीधे सीधे सतीश चंद्र की किताब में लिखा हुआ है, मध्यकाल की बहुत ही ऑथेंटिक पुस्तक है। यह कोई धार्मिक कर नहीं था। किस प्रकार का कर था? तो यह जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के बदले लिया जाने वाला कर था। एक बात, जजिया कर की शुरुआत भारत में सबसे पहले अरब आक्रमण अर्थात मोहम्मद बिन कासिम के समय काल में या उसके द्वारा ही लगा हुआ देखने को मिलता है। भारत में सबसे पहली बार जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही लगाया गया था। कहां पे? सबसे पहली बार सिंध क्षेत्र में ही लगाया गया था। ध्यान में रखेंगे, सिंध क्षेत्र में ही जजिया कर लगाया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सबसे पहले सिंध क्षेत्र में। थोड़ा सा जजिया कर के विषय में भी बात करेंगे, ध्यान देंगे। जजिया कर की बात कर लेते हैं। जजिया कर सबसे पहले सिंध क्षेत्र में लगाया गया। किसके द्वारा लगाया गया? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया। इसके बाद आमतौर पे जजिया जो कर होता था वो साधुओं सन्यासियों से नहीं लिया जाता था, ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था, महिलाओं से नहीं वसूला जाता था, भिखारी जो होते थे उनसे नहीं वसूला जाता था, जो बच्चे होते थे उनसे भी नहीं वसूला जाता था। लेकिन 1376 की बात है। 1376 में पहली बार फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा भी गया है। ब्राह्मणों से पहली बार किस एक दिल्ली सल्तनत के शासक ने? 1376 में फिरोज शाह तुगलक ने ही ब्राह्मणों से सबसे पहली बार जजिया कर वसूल किया था। बात करेंगे 1564 की, 1564 में महान सम्राट अकबर की बात करते हैं। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर हिंदुओं से वसूला जाता था, समाप्त कर दिया था 1564 में अकबर ने। इसके बाद
1679 की बात है, 1679, 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया हुआ था। और इसको लेकर के एक अंतिम बात 1720 में उत्तरवर्ती जो मुगल शासक थे जिनका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला, नाम सुना होगा, मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीले मिजाज के, और इन्होंने अंतिम रूप से जजिया कर को भारत में समाप्त घोषित कर दिया था। कब की बात है? 1720 की बात है। तो ये जजिया कर की बात हुई। प्रश्न था आपका कि सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया हुआ था? तो हिंदुओं पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक हो गया मोहम्मद बिन कासिम। बिल्कुल सही उत्तर सही है। न सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम अर्थात अरबों के द्वारा भारत में जजिया कर पहली बार लगाया गया, बल्कि जब सिंध पर अरब विजय हो जाता है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, तो न सिर्फ जजिया कर, ध्यान देंगे, न सिर्फ जजिया कर बल्कि इसके अलावा इन्होंने दिरहम नामक सिक्का भी चलाया हुआ था। ध्यान रखेंगे, दिरहम नामक सिक्का भी, जो कि बेसिकली तांबा का होता था, दिरहम नामक सिक्का भी सिंध क्षेत्र में चलाया हुआ था। इसके अलावा कुछ प्रमुख भारतीय पुस्तकों का अनुवाद भी किया गया। जैसे कौन कौन सी पुस्तकें थी? एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम देखने को मिलता है यहां पे, सूर्य सिद्धांत। किसके द्वारा लिखी गई थी सूर्य सिद्धांत? आर्यभट्ट की एक प्रमुख पुस्तक है सूर्य सिद्धांत, जो कि अनुवादित किया गया अरबी भाषा में। इसके अलावा पंचतंत्र का नाम सुना होगा। किसके द्वारा लिखी गई है पंचतंत्र? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। और विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई पंचतंत्र पुस्तक का किस नाम से? कलिला व दिमना नाम से इसका अनुवाद किया गया। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म सिद्धांत, जिसका पूरा नाम है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत नाम है पूरा नाम। किसके द्वारा लिखी गई? ब्रह्मगुप्त के द्वारा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक खगोलविद के तौर पे भारत में जाना जाते हैं। ब्रह्मगुप्त की इस पुस्तक का अरबी भाषा में किस नाम से अनुवाद किया गया? इब्न उल साहिब नाम से, इब्न उल साहिब नाम से अनुवाद किया गया। इसके अलावा ब्रह्मगुप्त की ही एक और पुस्तक थी खंड खाद्य पुस्तक का भी अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था। ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थीं जिनका अरबी भाषा में सिंध पर अरब की विजय की बात देखने को मिलती है। एक और महत्वपूर्ण बात यहां पे, के आगे बढ़ेंगे, एक और महत्वपूर्ण बात कि न सिर्फ जजिया, न सिर्फ दिरहम, न सिर्फ भारतीय पुस्तकों का अनुवाद, बल्कि अरबों ने भारत से ही शून्य का ज्ञान सीखा। भारतीयों से न सिर्फ शून्य का ज्ञान सीखा, बल्कि दशमलव प्रणाली का भी ज्ञान इन्होंने भारतीयों से ही सीखा। प्रशासन कैसे चलाया जाता है, चिकित्सा कैसे की जाती है, ज्योतिष क्या होता है, नक्षत्र विद्या क्या होती है, अर्थात खगोल शास्त्र क्या होता है, आदि विषयों का भी भारतीयों से ही ज्ञान अरबियों को हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य रहे हैं, आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में पहली बार तुर्कों का भारत पर आक्रमण हुआ था? ध्यान रखेंगे, तुर्कों की अब बात हो रही है, अब अरबी खत्म, बात तुर्कों की हो रही है। किसके नेतृत्व में पहली बार तुर्कों का भारत पर आक्रमण हुआ था? थोड़ा सा तुर्कों के विषय में बात कर लेते हैं। तुर्क अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत, अपने योद्धापन राजनीतिक जीवन की शुरुआत अब्बासी खिलाफत जब था, अब्बासी खिलाफत के समय काल में ही अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करते हैं। और तुर्कों का भारत पे आक्रमण की जो बात हो रही है, तो आप सारे लोगों को बी उत्तर बिल्कुल अच्छे से पता होगा। सुबुक्तगीन के द्वारा ही भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ था। लेकिन ये सुबुक्तगीन तक बात पहुंची कैसे, इसका भी एक इतिहास है, थोड़ा सा ध्यान देकर के समझ लेंगे तो बात आसान हो जाएगी। ये कि सामानी एक राजवंश था, सामानी वंश एक राजवंश था। किन क्षेत्रों में था? तो सामानी वंश ईरान के क्षेत्र में, फिर
खुरासान के क्षेत्र में और अफगानिस्तान क्षेत्र में सामानी वंश का शासन था। सामानी वंश अपने पतन काल में 10वीं सदी की बात है, 10वीं सदी में सामानी वंश का पतन हो रहा था और इसके पतन काल में ही गजनी में, गजनी कहां पे, अफगानिस्तान में, गजनी में एक गजनी वंश की स्थापना जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया उसका नाम था अलप्तगीन। नाम सुना होगा। अलप्तगीन ने एक छोटे से क्षेत्र में, गजनी के एक छोटे से क्षेत्र में गजनी वंश की शुरुआत की। गजनी में इसकी शुरुआत हुई तो नाम हो गया गजनी वंश। बात खत्म। अलप्तगीन की मृत्यु के बाद, अलप्तगीन की मृत्यु हुई और उसके बाद इस बात को लेकर के कंफ्यूजन है कि इसके बाद जो गजनी में नया शासक हुआ, क्या वो इसका कोई सैनिक था, सेनापति था या इसका पुत्र था, इस बात को लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। लेकिन ये एक बात पक्की है कि इसकी मृत्यु के बाद जो अगला शासक हुआ उसका नाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन अगला इसका शासक हुआ गजनी का। और सुबुक्तगीन के समय काल से जो एक नया वंश शुरू हो रहा है उसका नाम है यामिनी वंश। ध्यान रखेंगे, यामिनी वंश गजनी में किसके समय से शुरू हो रहा है? सुबुक्तगीन। क्यों शुरू हो रहा है उसका रीजन अभी बताएंगे आपको। यामिनी वंश की शुरुआत होती है और सुबुक्तगीन वाज द फर्स्ट पर्सन, अर्थात सुबुक्तगीन प्रथम तुर्क था जिसने भारत पर आक्रमण किया हुआ था। प्रथम तुर्क कौन से थे? मुसलमान ही होते हैं, ध्यान में रखेंगे, मुसलमान ही होते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क कौन था? सुबुक्तगीन ही था। एक बात। दूसरी बात, भारत पर जो आक्रमण किया, कब किया और किस क्षेत्र पर किया था? तो 975 ईस्वी की बात है। 975 ईस्वी में इन्होंने पंजाब क्षेत्र में एक राजवंश था जिसका नाम था हिंदू शाही वंश, और हिंदू शाही वंश का जो राजा था उसका नाम था जयपाल के विरुद्ध ही, अर्थात हिंदू शाही वंश के विरुद्ध ही सुबुक्तगीन ने भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण के तौर पे आक्रमण किया हुआ था। एक और प्रश्न बनता है कि हिंदू शाही वंश की राजधानी कहां पर थी? बहुतों को नहीं पता होगा इसकी राजधानी कहां पर थी। तो इसकी राजधानी थी उद्भांडपुर। कौन सी भाई? उद्भांडपुर। और इसी उद्भांडपुर को वयहिंद भी कहा जाता है। वयहिंद, उद्भांडपुर या वयहिंद इसकी राजधानी थी हिंदू शाही राजवंश की, जिसके शासक, जिसके राजा जयपाल के विरुद्ध ही पहली बार सुबुक्तगीन ने तुर्क आक्रमण किया हुआ था। जब सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई, अर्थात तुर्क या गजनी की बात कर लें, तो सबसे पहले नाम आता है अलप्तगीन का, फिर उसके बाद नाम आता है सुबुक्तगीन का, और इसके बाद इसका बेटा हुआ महमूद, जिसका पूरा नाम महमूद गजनवी देखने को मिलता है। अलप्तगीन गजनी में प्रथम तुर्क शासक के रूप में, फिर इसकी मृत्यु के बाद सुबुक्तगीन, फिर महमूद गजनवी। अलप्तगीन के विषय में आपको बता दिया गजनी वंश, इसके विषय में सुबुक्तगीन के विषय में बताया यामिनी वंश, और महमूद गजनवी की थोड़ी सी अब बात कर लेते हैं। महमूद गजनवी 998 ईस्वी की बात है। 998 ईस्वी में यह गजनी में इसकी ताजपोशी होती है, अर्थात राज्याभिषेक होता है, अर्थात यहां का शासक बनता है। इसने एक काम यह किया कि पड़ोस में ही एक क्षेत्र था सिस्तान के एक शासक जिसका नाम था खलफ बिन अहमद। सिस्तान के शासक खलफ बिन अहमद को पराजित किया, और पराजित करने के बाद ही इसने सुल्तान की उपाधि धारण की हुई थी। सुल्तान की उपाधि। प्रश्न बनता है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था या प्रथम तुर्क कौन था? कुछ भी, उसका उत्तर होता है महमूद गजनवी ही। न सिर्फ सुल्तान की उपाधि धारण किया हुआ था, बल्कि भारत में इसे
बुत शिकन के तौर पे भी जाना जाता है। बुत शिकन का मतलब क्या होता है? मूर्ति तोड़ने वाला, अर्थात मूर्ति भंजक, मूर्ति तोड़ने वाला या मूर्ति भंजक। विशेष रूप से सोमनाथ मंदिर को जब इन्होंने लूटा हुआ था, उसको छत विच्छत किया हुआ था, उसी प्रकरण में मूर्ति भंजक के तौर पे भारत में ये जाने जाते हैं। इसके अलावा इन्हें गाजी भी कहा जाता है। गाजी किसे कहा जाता है इस्लाम धर्म में? धर्म के नाम पे, अर्थात इस्लाम धर्म के नाम पे जो लड़ने वाले योद्धा होते हैं उन्हें गाजी कहा जाता है। खलफ बिन अहमद को पराजित किया, इसके बाद ही सुल्तान की उपाधि धारण किया। और इसी संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात निकल करके आती है। इस समय जो खलीफा थे उनका नाम था अल कादिर बिल्लाह, अल कादिर बिल्लाह। और अल कादिर बिल्लाह ने कोई अपोज नहीं किया कि आप सुल्तान की नहीं ये परंपरा कहां से शुरू कर रहे हैं, कोई अपोज नहीं किया, बल्कि खुश होते हुए इन्होंने महमूद गजनवी को एक उपाधि दी। महमूद गजनवी को एक उपाधि दी यामीनुद्दौला। यामीनुद्दौला इसका मतलब क्या होता है? यामीनुद्दौला का दाहिना हाथ किसका? राइट हैंड किसका? खलीफा का। यामीनुद्दौला का मतलब साम्राज्य का, अर्थात खलीफा के साम्राज्य का दाहिना हाथ, राइट हैंड। और ये जो यामीन शब्द है, इसमें यामीन उद दौला, अर्थात यामीन जो शब्द है यहीं से यामिनी शब्द की शुरुआत होती है। अर्थात उपाधि मिली इन्हें, महमूद गजनवी को, और इनसे संबंधित जो इनके पिताजी से शुरुआत होकर के, सुबुक्तगीन से शुरुआत होकर जो वंश हुआ उसका नामकरण रखा गया यामिनी वंश। अर्थात यामिनी वंश की प्रॉपर वे में शुरुआत तो सुबुक्तगीन ने नहीं की हुई थी। इसकी कहानी तो शुरू हो रही है महमूद गजनवी से, जब खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने इन्हें यामिन उद दौला की उपाधि दी हुई थी। लेकिन अब चूंकि पिताजी से ही उस वंश की शुरुआत हो रही है, या इनके घर परिवार एक शासक के तौर पे जाने जा रहे हैं, तो पिताजी से ही, अर्थात सुबुक्तगीन से ही यह माना जाता है कि यामिनी वंश की शुरुआत हो रही है, या यामिनी वंश का आरंभ सुबुक्तगीन के समय काल में हुआ था। इस प्रकार का प्रश्न बनता है। वापस प्रश्न पे आते हैं, किसके नेतृत्व में पहली बार तुर्क आक्रमण हुआ था? तुर्कों का आक्रमण हुआ था, तो बिल्कुल आसान होगा आपके लिए, सुबुक्तगीन। थोड़ा सा इतिहास भी इसका हमने देख लिया है। आगे बढ़ेंगे। 7वां प्रश्न, तारीख ए गुजीदा। तारीख ए गुजीदा बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। महमूद गजनवी के विषय में बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है। नामक एक ग्रंथ के अनुसार सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक कौन था? तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक महमूद गजनवी हो गया। कैसे हो गया? खलफ बिन अहमद को पराजित किया था। किसे भाई? खलफ बिन अहमद को पराजित किया था, जो कि सिस्तान का एक शासक था, और उसके बाद ही सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इसी प्रकरण में जो खलीफा अल कादिर बिल्लाह थे, उन्होंने बाकायदा संतुष्ट होते हुए इनसे यामिन उद दौला की उपाधि दी हुई थी, और यहीं से सुल्तान का पद धारण करने की एक शुरुआत हो जाती है। सुल्तान शब्द की शुरुआत हो जाती है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 8वां, गजनी के शासक महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किए हुए थे? गजनी के शासक महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया हुआ था? भारत पर कुल आक्रमण की बात हो रही है, तो आप सारे लोगों को जानकारी है कि 17 बार आक्रमण किया हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं। अब कौन सा वो यूरोपीय विद्वान था जिसने यह बताया कि इन्होंने 17 बार आक्रमण किया हुआ था? यूरोपीय विद्वान है जिसका नाम है हेनरी इलियट। कौन भाई? इडियट नहीं है, हेनरी इलियट है। हेनरी इलियट ने ही बताया था कि इन्होंने कुल 17 बार आक्रमण किया हुआ था। 17 बार आक्रमण किया। आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? एक प्रश्न और भी बनता है, आक्रमण करने का इसका उद्देश्य क्या था? तो इसके उद्देश्य को मोटे तौर पे देखा जाए, अगर कोई एक ऑप्शन आपको लगाना होगा, कोई एक ऑप्शन यदि आपको लगाना है, तो सीधा सीधा उसका उत्तर होगा धन लूटना, धन प्राप्त करना भारत से। यही एक सबसे बड़ा रीजन था। लेकिन अगर बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाए और इस प्रकार का प्रश्न महसूस हो कि एक से अधिक उत्तर टिक करना है, तो यहां पे प्लस आप क्या कर सकते हैं कि अपने गजनी राज्य की सुरक्षा, गजनी राज्य की सुरक्षा करना। किससे सुरक्षा करना? जयपाल अर्थात हिंदूशाही वंश से ही सुरक्षा करना, और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत इस्लाम की
इस्लाम धर्म का प्रचार करना, ये 3 आपके सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन देखने को मिलते हैं उत्तर लगाने के लिए। लेकिन ये कब आप ऐसा करेंगे, जब एक से अधिक उत्तर लगाना होगा सही तब। लेकिन कोई एक उत्तर लगाना होगा कि व्हाट वाज द मेन रीजन जिसकी वजह से महमूद गजनवी ने अटैक किया भारत पे, उसका एकमात्र अगर सबसे अच्छा उत्तर होगा वो होगा धन लूटना। कभी भी ऐसा नहीं करेंगे आप किसी परीक्षा में कि इन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए भी इन्होंने भारत पर अटैक किया था। ये कभी भी उत्तर में शामिल हो तो बिल्कुल उसे खारिज कर दीजिएगा महमूद गजनवी के संदर्भ में। लेकिन मोहम्मद गोरी की अगर बात किया जाएगा तो मोहम्मद गोरी के लिए यह बिल्कुल सही होगा। अगली क्लास में हम उसको भी डिस्कस करेंगे, वहां पे आपको बताएंगे। लेकिन महमूद गजनवी के लिए साम्राज्य विस्तार कहीं भी मुद्दा नहीं था। सबसे प्रमुख मुद्दा धन लूटना। अगर इसमें कुछ और भी जोड़ दिया जाए तो थोड़ा बहुत गजनी राज की सुरक्षा और थोड़ा बहुत इस्लाम धर्म का प्रचार, लेकिन कोई एक उत्तर, तो वो उत्तर होगा सिर्फ और सिर्फ धन लूटना। किसने बताया था कि इन्होंने 17 बार आक्रमण किया? यूरोपीय इतिहासकार हेनरी इलियट ने। आगे बात करेंगे। 9वां प्रश्न, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य साम्राज्य विस्तार नहीं था, धन की प्राप्ति था, थोड़ा बहुत धर्म का प्रचार भी था। लेकिन कोई एक ऑप्शन लगाना है, उपर्युक्त सभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि साम्राज्य विस्तार भी यहां पे दिया हुआ है, तो उपर्युक्त सभी तो होगा ही नहीं। इसका मतलब कोई एक उत्तर आपको लगाना है। धन की प्राप्ति ही एकमात्र यहां पे उत्तर होगा, अर्थात बी उत्तर होगा। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? यहां पे एक शब्द भी लिखा हुआ है, मुख्य उद्देश्य, तो एकमात्र उत्तर हो जाएगा यहां पे धन की प्राप्ति करना। आगे बात करेंगे। 10वां प्रश्न, महमूद गजनवी का प्रथम भारतीय आक्रमण कब हुआ था? महमूद गजनवी का प्रथम भारतीय आक्रमण कब हुआ था? आप सारे लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि 998 ईस्वी में यह गजनी का शासक बनता है। 998 ईस्वी में गजनी का शासक, और 1000 ईस्वी से भारत पर आक्रमण की इसकी शुरुआत होती है। थोड़ा सा इस संदर्भ में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है गजनी के आक्रमण को लेकर के। गजनी का या महमूद गजनवी का आक्रमण, गजनवी का आक्रमण, पहला जो आक्रमण हो रहा है, प्रथम आक्रमण, वो हो रहा है 1000 ईस्वी में। किसके खिलाफ? हिंदू शाही वंश के ही खिलाफ। कौन था? राजा जयपाल था। जयपाल को हारने की जैसी आदत थी। एक बार 2 बार हारे, और जब इनको वास्तव में समझ में आ गया कि बार बार हारना ही है तो इस जीवन से क्या मतलब है, जीत तो कभी नसीब होती नहीं है, कोई भी आ आता है। ठीक वैसे ही जैसे मंदिर का घंटा समझ रखा है, कोई भी आते जाते बजा जाता है, तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही था। तो बाद में चल करके कुछ समय बाद ही इन्होंने आत्महत्या कर लिया हुआ था। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगले कुछ महत्वपूर्ण आक्रमण की बात करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण आक्रमण, कुल 17 के विषय में जानने की जरूरत नहीं, तो याद करने की जरूरत है। कुछ महत्वपूर्ण आक्रमण, 1005 की बात है, इन्होंने मुल्तान पर आक्रमण किया हुआ था। 1005 में महमूद गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया हुआ था, और यहां पे करमाती संप्रदाय का एक इस्लामी संप्रदाय, करमाती संप्रदाय का एक जो शासक था उसका नाम था फतेह दाऊद। फतेह दाऊद यहां का शासक था, जिसे महमूद गजनवी ने हराया था। कहां का? मुल्तान का। 1005 के बाद एक नाम आएगा 1018 में। 1018 में किसे हराया था? 1018 में इन्होंने कन्नौज पर अटैक किया था। कन्नौज, और कन्नौज में जो राजवंश था वो था गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन। किसका भाई? गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था। और राजा कौन था? तो राज था राज्यपाल। कौन भाई? राज्यपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश का कन्नौज में राजा था। 1018 में महमूद गजनवी का अटैक होता है। राज्यपाल अपनी राजधानी छोड़ करके, कन्नौज छोड़ करके भाग जाते हैं। नाराज होता है जो चंदेल वंश का एक राजा था विद्याधर। यह भी प्रश्न पूछा हुआ है। बाद में विद्याधर ने, जो कि चंदेल राजवंश के
कालिंजर चंदेल राजवंश के राजा थे। विद्याधर ने इसकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। क्यों हत्या कर दी थी? विद्याधर नाराज थे। क्यों भागे? क्यों अपनी राजधानी छोड़ करके भागे थे? इसके बाद अगला जो प्रमुख आक्रमण होता है 1021-22 की बात है। 1021-22 में 22 की बात है, कालिंजर पर अटैक होता है। कालिंजर कौन सा राजवंश था? यहां पे चंदेल वंश का शासन था। राजा कौन था? विद्याधर ही राजा था। विद्याधर की वीरता से प्रभावित हुआ। विद्याधर एकमात्र ऐसा हिंदू शासक था भारत में। विद्याधर एकमात्र ऐसा हिंदू राजा था जिसने बहादुरी के साथ तुर्कों का सफलतापूर्वक सामना किया हुआ था। याद करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। विद्याधर की वीरता से प्रभावित हुए थे महमूद गजनवी, और इन्होंने अर्थात महमूद गजनवी ने इन्हें 5 किले गिफ्ट किया हुआ था, अर्थात दान में दिया हुआ था, खुश होकर के इनसे। 1021-22 के बाद अगला और सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण होता है 1025-26 की बात है। कौन सा यह आक्रमण था भारत में? 16वां आक्रमण था। कौन सा भाई? 16वां आक्रमण था। कौन सा? ये कहां का आक्रमण था? सोमनाथ मंदिर वाला आक्रमण था। सोमनाथ पर अटैक करते हैं। सोमनाथ में, अर्थात सोमनाथ का लोकेशन कहां पे है? तो लोकेशन इनका गुजरात में। गुजरात में कहां पे भाई? सौराष्ट्र प्रांत में। सौराष्ट्र प्रांत में कौन से सागर के किनारे? अरब सागर के किनारे। काठियावाड़ क्षेत्र अरब सागर के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे। ध्यान में रखेंगे। यहां पे किसका शासन था? तो यहां पे जिसका शासन था वो था चालुक्य वंश। चालुक्य वंश का शासन था। राजधानी कहां पे थी इस चालुक्य वंश की? अनहिलवाड़ा। कहां पे भाई? अनहिलवाड़ा राजधानी थी। इस चालुक्य वंश का शासक कौन था जब 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया हुआ था? भीम प्रथम। कौन भाई? भीम प्रथम राजा था। भीम प्रथम अपनी राजधानी छोड़ करके भाग जाता है और बहुत ही आराम से सोमनाथ मंदिर को भाई साहब लूटते हैं, अर्थात महमूद गजनवी लूटते हैं। कितना लूटा भाई? तो लगभग 6.5, आश्चर्य होगा जानकर के, 6.5 लाख टन सोना यहां से लूटा हुआ था। किसका मंदिर है? शिव जी का मंदिर है। ये कौन सा मंदिर है? शिव जी का मंदिर है। सोमनाथ शिव जी को कहा जाता है। और सोमनाथ के मंदिर में जो शिवलिंग है उसके टुकड़े टुकड़े करके कहां पे इसके टुकड़े को लगा दिया था महमूद गजनवी ने? गजनी में एक जामी मस्जिद है। कौन सी मस्जिद है? जामी मस्जिद है। गजनी के जामी मस्जिद में इन टुकड़ों को उनकी सीढ़ियों पर लगा दिया था। ये कुछ आपको बात बताया महमूद गजनवी के आक्रमण से संबंधित। और एक लास्ट आक्रमण जब इनका होता है, अंतिम आक्रमण 1026-27 की बात है। अंतिम आक्रमण जो इनका हो रहा है, किसके खिलाफ अंतिम आक्रमण हुआ था? पंजाब के खोखरों के विरुद्ध हुआ था। किसके भाई? पंजाब क्षेत्र के खोखर जाति के विरुद्ध परेशान किया था। आते जाते समय खोखरों के विरुद्ध इनका अंतिम अभियान हुआ था। बात करेंगे प्रश्न पे वापस। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण, प्रथम भारतीय आक्रमण कब हुआ था? तो 1000 ईस्वी में ही इनका प्रथम आक्रमण हुआ था। आगे बढ़ेंगे। 11वां प्रश्न, महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? सोमनाथ का मंदिर। कहां पे भाई? गुजरात। कहां पे? सौराष्ट्र गुजरात के काठियावाड़ का क्षेत्र। कौन से सागर किनारे? अरब सागर किनारे। नदी अगर पूछ लिया जाए किस नदी के आसपास? सरस्वती नदी के आसपास। और यहां पे शासन किसका था? चालुक्यों का शासन था। राजधानी क्या थी? अनहिलवाड़ा। राजा कौन था? भीम प्रथम था। राजधानी छोड़ करके भाग गया था। आगे बात करेंगे 12वें प्रश्न पे। महमूद गजनवी के द्वारा लूटे जाने वाले सोमनाथ का मंदिर कहां पर स्थित है? गुजरात में ही स्थित है भाई। क्यों भाई? गुजरात में ही स्थित है। 13वां प्रश्न, प्रश्न आसान है लेकिन इसका एक्सप्रेशन बहुत ही मजेदार रहा है। सोमनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव जी को ही समर्पित है। क्यों भाई? शिव जी को ही समर्पित है। 14वें प्रश्न पे बात करेंगे। महमूद गजनवी की सेना में किन हिंदुओं को उच्च पद प्राप्त थे? उच्च पद प्राप्त थे। तो ध्यान में रखेंगे,
कि इनके दो मुख्य सेनापति थे, इनके दो मुख्य सेनापति थे जो कि हिंदू थे, जो कि हिंदू थे। कौन से? एक का नाम है तिलक, नाम पता होगा, और एक दूसरे का नाम है सेवंतराय। कौन भाई? तिलक और सेवंतराय। महमूद गजनवी की सेना में किन हिंदुओं को उच्च पद प्राप्त था? सेवंतराय और तिलक। कौन सा भाई? सेवंतराय और तिलक। 15वें प्रश्न पे बात करेंगे। महमूद गजनवी के दरबार को किसने सुशोभित किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और पूरा का पूरा महमूद गजनवी इसी के साथ हमारा समाप्त भी होगा। महमूद गजनवी के दरबार को किसने सुशोभित किया था? अर्थात महमूद गजनवी विद्वानों का महान संरक्षक के तौर पे जाना जाता है। महमूद गजनवी विद्वानों का महान संरक्षक के तौर पे जाना जाता है। और कौन से विद्वान इसके समय काल में देखने को मिलते हैं? तो ध्यान देंगे, एक नाम आएगा उतबी। कौन सा भाई? उतबी। एक नाम आएगा बैहाकी, एक नाम आएगा फिरदौसी, एक नाम आएगा अलबरूनी, एक नाम आएगा उजारी, एक नाम आएगा फराबी, एक नाम आएगा असजदी। बहुत सारे विद्वान थे इसके समय काल में। ध्यान देंगे, उतबी को लेकर के थोड़ी सी बात करते हैं। उतबी इनका शाही इतिहासकार था। महमूद गजनवी का शाही इतिहासकार कौन था भाई? तो महमूद गजनवी का शाही इतिहासकार उतबी था, जो उसके सचिव के रूप में भी काम करता था। एक बात, इसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो किताब उल यामिनी। कौन सी भाई? किताब उल यामिनी पुस्तक किसकी है? उतबी की है। आगे बात करेंगे बैहाकी की। बैहाकी को एक यूरोपीय इतिहासकार हैं जिनका नाम है लेनपूल। क्या नाम है भाई? लेनपूल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी हुई थी। पूर्वी पेप्स किसे कहा जाता है? पूर्वी पेप्स बैहाकी को ही कहा जाता है। किसने कहा है? लेनपूल ने कहा है। फिरदौसी की बात करेंगे। फिरदौसी को लेकर के पहली बार इनकी पुस्तक का नाम क्या है भाई? शाहनामा नाम है, आपको पता ही होगा। फिरदौसी की पुस्तक का नाम है शाहनामा। और शाहनामा को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे अफगानिस्तान का महाभारत भी कहा जाता है। अफगानिस्तान का महाभारत किसे कहा जाता है? फिरदौसी द्वारा रचित शाहनामा को कहा जाता है। और आप लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि शाहनामा पुस्तक में ही पहली बार फारसी भाषा का प्रयोग किया गया था। शाहनामा पुस्तक में पहली बार फारसी भाषा का प्रयोग किया गया था। इसके साथ साथ एक बात और, फिरदौसी के लिए एक उपनाम देखने को मिलता है। पूर्व का होमर किसे कहा जाता है? तो पूर्व का होमर फिरदौसी को ही कहा जाता है। अगर बात करेंगे अलबरूनी की, ध्यान देंगे अलबरूनी को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। अलबरूनी का वास्तविक नाम जो था, बचपन का नाम अबू रेहान था। क्या नाम था भाई? अबू रेहान। इसका जन्म कहां हुआ था? तो इसका जन्म खीवा में हुआ था। खीवा किस क्षेत्र में पड़ता था? ख्वारिज्म के अंतर्गत पड़ता था। वर्तमान में इसकी पहचान किस देश से की जाती है? ताजिकिस्तान देश से की जाती है। और जब खीवा पर विजय हासिल कर लिया महमूद गजनवी ने, तो एक युद्धबंदी के रूप में, एक दास गुलाम के रूप में इसे पकड़ा गया था। और काबिल बहुत ज्यादा थे, बचपन से ही काबिल थे, पूत के पांव पालने में ही दिखाई पड़ते, कुछ वैसी बात थी। बहुत जल्दी ही महमूद गजनवी के दरबार में एक अच्छी स्थिति में आ जाते हैं। इसकी विद्वता को महमूद गजनवी ने पहचान लिया था। इनके द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई जिसका नाम आप सारे लोगों को याद होगा, तहकीकात ए हिंद। कौन सी भाई? तहकीकात ए हिंद, जिसे किताब उल हिंद भी कहा जाता है। एक दूसरी पुस्तक जिसका नाम था कानून ए मसूदी। तहकीकात ए हिंद के लिए एक और शब्दावली प्रचलित है, मिन मकाला। अर्थात मिन मकाला किसे कहा जाता है? तहकीकात ए हिंद अर्थात किताब उल हिंद को ही मिन मकाला भी कहा जाता है। और इस पुस्तक में 11वीं सदी के भारत का वर्णन मिलता है।
11वीं सदी के भारत का याद करेंगे। 11वीं सदी के भारत का वर्णन मिलता है, क्योंकि 11वीं सदी के भारत का संपूर्ण विवरण मिलता है यहां पे। इसी वजह से 11वीं सदी का दर्पण किसे कहा जाता है? 11वीं सदी का दर्पण तहकीकात-ए-हिंद या किताब-उल-हिंद को ही कहा जाता है। एक बात। अगली बात, ये जो अलबरूनी साहब थे, अलबरूनी 1017 में पहली बार महमूद गजनवी के साथ 1017 में पहली बार भारत आए थे। पहली बार कब तक रहे भारत में? 1017 से लेकर के 1030 तक भारत में रहे थे। 1017 से 1030 तक, अर्थात 1026-27 में जब अंतिम रूप से महमूद गजनवी चला गया, उसके बाद भी ये भाई साहब भारत में रुके हुए थे। भारत को बहुत नजदीक से देखा, समझा, जाना, पहचाना और अपनी पुस्तक में भारत के लगभग सारे के सारे विषयों के संदर्भ में उल्लेख किया हुआ है। चूंकि अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान के तौर पे जाना जाता है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला अलबरूनी प्रथम मुसलमान था। प्रथम भारतविद, प्रथम मुस्लिम भारतविद किसे कहा जाता है? प्रथम मुस्लिम भारतविद किसे कहा जाता है? अलबरूनी को ही कहा जाता है। अलबरूनी के लिए एक और शब्द प्रयोग किया जाता है, मुन्नजिन शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? खगोल शास्त्री। महमूद गजनवी के साथ पहली बार 1017 में आया था, 1030 तक रहा। 11वीं सदी की बात है। 11वीं सदी का दर्पण कहा जाता है इसकी पुस्तक तहकीकात-ए-हिंद। और पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी। प्रथम मुस्लिम भारतविद, भारत के जानकार भारतविद किसे कहा जाता है? अलबरूनी को ही कहा जाता है। अलबरूनी को मुन्नजिन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि खगोल शास्त्र का इन्होंने अध्ययन किया था। भारत आते हैं, संस्कृत भाषा सीखते हैं और बहुत सारे पुराने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और उसके बाद यहां के लोगों से विचार विमर्श करते हैं, अध्ययन करते हैं पुस्तकों का। उसके बाद अपनी पुस्तक इन्होंने लिखी हुई थी तहकीकात-ए-हिंद। तो ये आज के लिए आपके कुल 15 प्रश्न थे। महमूद गजनवी के दरबार को किसने सुशोभित किया हुआ था? अलबरूनी ने किया था, बैहाकी ने किया था, उद्बी ने किया था, अर्थात उपर्युक्त सभी ने किया था। ये कुल 15 प्रश्न थे जिनके माध्यम से आपको महमूद गजनवी तक, अर्थात सिंध पर अरब आक्रमण की पूरी जानकारी दिया। इसके अलावा तुर्क आक्रमण की शुरुआत किया। तुर्क आक्रमण में महमूद गजनवी तक हम लोग पहुंच गए हैं और अगली क्लास में मोहम्मद गोरी के विषय में ऐसे ही बात करेंगे। कुछ 10-15 प्रश्नों के माध्यम से पूरा का पूरा समझने का प्रयास करेंगे। ये लगातार आपके रिवीजन सत्र आपको देखने को मिलेगी। अन्य विषयों को भी बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर ही शुरू कर लेंगे ताकि आपका एक बहुत बढ़िया सा रिवीजन होता चला है। इसके अलावा संस्था की ओर से कुछ अन्य प्रोग्राम भी हैं जो कि आपको समय पे बताऊंगा। निश्चित रूप से एक जिम्मेदारी के साथ जो लगातार संस्था, जो सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से उनको इस बात को इंगित करना चाहिए अपने कमेंट के माध्यम से कि संस्था ने कितनी जिम्मेदारी से अभी तक लगातार उनके साथ काम करते हुए अपने काम को बखूबी अंजाम दिया हुआ है। एक एक स्टूडेंट्स हमारे लिए बहुत ही कीमती है और ये संस्था लगातार स्टूडेंट्स को समर्पित है और लगातार उनके हित के लिए काम करती चली जा रही है। इसी बात के साथ अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।